बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने डिस्कस करनी है दो खबरें। एक खबर तो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस शौकत तरीन साहब के बारे में है। शौकत तरीन साहब को 6 माह कबल गवर्नमेंट ने चौथा मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ बनाया था और आइन के तहत हुकूमत के पास ये मौका था कि वो 6 महीनों के अंदर उनको रुकने पार्लियामेंट लोअर हाउस का या अपर हाउस का मुंतखब करवाती। आज उस 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और हुकूमत और इमरान खान साहब उनको किसी भी जगह से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करवाने में नाकाम हुए हैं। तो आज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पे शौकत तरीन साहब का जो वो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम था, जो गिवन टाइम था, वो ख़त्म हो रहा है। अब हुकूमत के पास यही हाल है कि एक नया नोटिफिकेशन जारी करे और उनको एडवाइज़र टू पीएम ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ के ओहदे पे फाइज कर दे। रात को वाशिंगटन में फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने ब्रीफिंग के दौरान इस बात की तरफ वाज़े तौर पे इशारा दिया है कि हुकूमत उन्हें सेनेट का टिकट दे रही है केपीके से, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो कौन से सीनेटर साहब हैं जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो सीट खाली करें ताकि शौकत तरीन साहब को उसमें मुंतखब करवाया जा सके। और हमारी इत्तलात जो है वो ये है कि अभी तक कोई सीनेटर इस काम के लिए तैयार नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ने पहले तो ये समझ नहीं आती कि 6 माह तक हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार करती रही और क्यों उनको सीनेटर मुंतखब नहीं करवा सकी। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसी तरह की मुश्किलात थी इमरान खान साहब के लिए कि जिसकी वजह से वो उन्हें सीनेटर मुंतखब नहीं करवा सके। अब पहले तो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा किसके पास होगा। इमरान खान साहब के पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो आपको पता है कि पहले ही उन्होंने हमाद अज़हर साहब को 2 दफ़ा ये ओहदा दिया और कुछ अरसे के बाद उनसे वापस ले लिया। तो अब एक दफ़ा फिर हमाद अज़हर साहब को स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे ये ओहदा दिया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस दफ़ा ये फ़ैसला कर रहे हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा अपने पास रखेंगे। तो उसके लिए उनके पास यही हल है कि वो मीटिंग्स जो हैं वो ईसीसी की हो या बाकी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, चूँकि सुपीरियर कोर्ट से ये डिसीजन दिया हुआ है कि एडवाइज़र जो है वो कैबिनेट कमेटीज़ को चेयर नहीं कर सकता। तो अब ईसीसी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन और जो एक्निक है एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, उसको चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर और मुतअद्दिद और कमेटी जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं उनको चेयर नहीं कर सकेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास यही हाल है कि वो बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इंडोर्समेंट दे दें और वैसे भी कैबिनेट के अंदर आके उन डिसीजंस ने रेटिफिकेशन उनकी चाहिए होती है तो वहीं पे उनको रेटिफाई कर दें। तो वह स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे शायद ये ओहदा अपने पास ही रखें। लेकिन अगर शौकत तरीन साहब को एडवाइज़र टू पीएम ऑन फाइनेंस बनाया जाता है तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उसके नतीजे में उनकी पावर्स खासी कम हो जाएंगी। यानी अगर अब 100% वो पावरफुल हैं तो 60% पावर्स उनकी कम हो जाएंगी। एक तो ये बड़ी वाज़ेह जो है वो इशू है। दूसरा जो इशू मैंने आपसे डिस्कस करना है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। रात को वाशिंगटन में ही है, उसमें ये बताया है कि आईएमएफ के साथ अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका और उनकी जो टीम है उसको वो यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं ताकि आइंदा चंद दिनों के अंदर वो आईएमएफ के साथ जो बेसिक डेटा रिकन्सिलिएशन का काम है उसको कंप्लीट कर लें।
लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ और बातों की भी वो हुआ है। मसलन जब गवर्नर स्टेट बैंक से करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूछा गया तो गवर्नर साहब ने कहा कि 3% हमारे एस्टिमेट्स थे, लेकिन अब IMF का डेटा सामने आएगा तो पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि बुनियादी चीज़ों के ऊपर भी अभी इत्तफाक नहीं हो सका। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो IMF हायर साइड पे पिच कर रहा है, और मैंने तो इस पर स्टोरी भी की थी कि हायर साइड पे IMF पिच कर रहा है, मिनिमम जो है वो 4% है, बल्कि 4% से ज़्यादा है। और फिस्कल साइड पे भी और पावर सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है उस पर भी अगर ये 3-4 चीज़ों पे इत्तफाक नहीं हो सका है, तो जब आपका बुनियादी डेटा पे इत्तफाक नहीं हुआ तो आपके फिर मेयर्स पे कैसे इत्तफाक हो सकेगा। तो पाकिस्तान के जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके लिए खासी मुश्किल है, क्योंकि IMF इज़ वेरी टफ। IMF बहुत ज़्यादा सख्त रवैया जो है वो अपनाए हुए है, और बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए कि वो मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, एक टेबल 1 to 9 होता है जिसके तहत MEFP मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क होता है, जिसके तहत तमाम नंबर्स रिकनसाइल होते हैं IMF के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। तो अगर MEFP के ऊपर ये इत्तफाक नहीं हो सका तो इसका मतलब ये है कि अभी इतना आसान नहीं है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो हमें एक तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इतनी वीक टीम आज तक नहीं थी जितनी आज कल है, और उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो नंबर क्रंचिंग करके एक तो IMF के काम को, जो कि बड़ा टेक्निकल और बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे अपना काम करते हैं, उनके साथ चीज़ों को रिकनसाइल करना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी टीम वीक हो तो बड़ा मुश्किल है कि उन नंबर क्रंचिंग पे इत्तफाक हो सके, क्योंकि ये टेक्निकल लेवल की टॉक्स होती है इस काम के लिए। पॉलिसी लेवल टॉक्स में तो आपने मेजर्स जो है वो करने होते हैं फाइनलाइज। तो टेक्निकल लेवल टॉक्स का मकसद ही ये है कि टेबल 1 to 9 पे रिकनसाइल कर लिया जाए, यानी आपका मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पे इत्तफाक हो जाए। उस इत्तफाक के बाद मेयर्स जो है वो पॉलिसी लेवल टॉक्स में तैयार होता है, यानी वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अभी तक हम वो जो टेबल 1 to 9 है उसी पे इत्तफाक नहीं हो सका। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट पे इत्तफाक नहीं हुआ, या फिस्कल डेफिसिट पे इत्तफाक नहीं हुआ, या पावर सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है वो कितनी तेज़ी से एक्यूमुलेट होना है और किस हद तक हमने करना है, उस पर इत्तफाक नहीं हो सका, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो है वो मुश्किल है। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि कल गवर्नमेंट ने ₹1.68 जो है वो एवरेज टैरिफ में इजाफा किया है। अब हुकूमत उसको ₹1.39 कह रही है, और मैं भी अपनी खबरों में ₹1.39 ही लिख रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पहले 200 यूनिट्स हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, तो वो फिर अगर उन 200 यूनिट्स को निकाल दिया जाए तो बाकी जो है वो ₹1.68 ही जो है वो बनता है एवरेज जो टैरिफ इंक्रीज़ है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। आपको जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन ₹1.5 से लेके ₹2.5 तक मज़ीद बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी घबराना नहीं है आपने, आप तैयार रहें। और पेट्रोल की प्राइसेस तो आपने देख ही ली कि रात को जो पेट्रोल बम, वाकई बम मैं उसको कहूँगा, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस रिलीज़ दी है उसमें कहा है जी $85 ऑयल की प्राइसेस चली गई हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। कोई खुदा का खौफ करें, झूठ बोलें, लेकिन उस हद तक बोलें कि जिस हद तक हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना पड़े हमें। देखिए, सबको पता है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले आपने ख़रीदी थी। आप 1.5 महीना पहले ख़रीदी हुई प्राइस पे आज की प्राइस अगर लिख के हमें देंगे तो मैं उसको झूठ ना कहूँ तो क्या कहूँ, या कम से कम आप आवाम को धोखा ना दें।
ये जो प्राइस है ये मैक्सिमम आपने 76, 78, मैक्सिमम $80, 80 भी मैं गलत कह रहा हूँ, 76, 78 से ऊपर नहीं थी प्राइस उस टाइम। अभी यहाँ पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 85 की प्राइस है जो कि कल की प्राइस थी, ये बेसिकली अभी 5 साल होगी। तो आपने अभी इस पर भी घबराना नहीं, क्योंकि आइंदा आने वाले फोर्टनाइटली और महीनों के अंदर 5 से 6 रुपये मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन्फ्लेशन का एक अफरीत है। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिसी मेकर के पास इस स्टेज पे इकॉनमी को पहुँचा दिया है कि उनके पास इसका हल नहीं है। हल अगर आज निकालना शुरू करें तो शायद 2 साल के बाद इसका हल निकले, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, तो ये मार्च अप्रैल तक इन्फ्लेशन का फिगर नीचे नहीं आ सकता, ये ऊपर ही जाएगा और डबल डिजिट के अंदर पहुंचेगा, और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर्स को जिस हद तक ऑस्टेरिटी की तरफ जा सकते हैं वो घराने जो ख़वातीन ख़ासकर मेरा प्रोग्राम देखती हैं वो अपनी एक्सपेंडिचर्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करें, अपने अखराजात को कम करें। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।